नाउ जो नेक्स्ट हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट आर अबाउट डिजीज़ कॉजेशन एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। जैसे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ा ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ी सी हिस्ट्री है डिजीज़ की। ठीक है, सो वो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हियर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़। अच्छा, डिजीज़ क्या है, डिजीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड, अ डिपार्चर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हेल्थ, एन ऑल्टरेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये डिफरेंट उसके परस्पेक्टिव्स बताए हुए हैं। एन ऑल्टरेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंटरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस, इसको हम कहते हैं डिजीज़। ठीक है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। उसके बाद एक और डेफिनेशन उन्होंने बताई है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और सम पार्ट ऑफ ऑर्गन, इंग्लिश डिक्शनरी में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इन विच इट्स फंक्शंस आर डिसरप्टेड और डीरेंज्ड। उसके अलावा एक और डेफिनेशन है अ मैल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट। ये सारी डेफिनेशन है। उसके बाद एक ये भी है, एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग और स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल और मेंटल वेल बींग, इसको भी हम डिजीज़ कहते हैं। ये सारी डिजीज़ की डेफिनेशन हैं। अच्छा, अब हमने हेल्थ की तो कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ी थी जो WHO वाली थी, जो आपने याद करनी है। डिजीज़ की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। डिजीज़ की हम डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे, जैसे हमने हेल्थ का स्पेक्ट्रम पढ़ा वैसे ही हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ भी पढ़ेंगे, लेकिन हम डिजीज़ के कोई डिटर्मिनेंट्स और डायमेंशंस नहीं पढ़ेंगे। वो हमने पढ़ ली, वो सिर्फ हेल्थ की ही थी। ठीक है, सो वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एक 3 डेफिनेशंस मज़ीद लिखी हुई हैं, ये भी MCQs के अंदर आ जाती हैं। डिजीज़ में, इलनेस में और सिकनेस में क्या फ़र्क है? डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ इज़ अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन, ये तो समझ आती है। इलनेस क्या है? इलनेस होती है हर पर्सन की सब्जेक्टिव स्टेट, यानी जो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। कोई कहेगा मैं इल हूँ, कोई कहेगा, हालांकि उसको शायद वो डिजीज़ हो, लेकिन वो कहेगा मैं इल नहीं हूँ। तो इलनेस इज़ अ सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ द पर्सन हु फील्स अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल, उसको मिलनेस कहते हैं। सिकनेस क्या होती है? सिकनेस इज अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन। आई एम सिक ऑफ गोइंग आउट, आई एम सिक ऑफ सिटिंग विद पीपल, आई एम सिक ऑफ टॉकिंग विद पीपल। सो ये सोशल डिसफंक्शन को शो करता है। इसका आपके फिजियोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं होता। इट इज़ अ डिसफंक्शन दैट अ रोल दैट द इंडिविजुअल अज्यूम्स व्हेन इल, जब पर्सन बीमार होता है ना, तो उसके साथ इट अकम्पनीज इलनेस, सिकनेस अकम्पनीज इलनेस, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि पर्सन जो है वैसे ही बहुत हेल्दी और वो सोशली विड्रॉन हो, ऐसा नहीं होता। सो इलनेस होती है जब सिकनेस होती है। उसके बाद है जी, अच्छा ये MCQs के अंदर आ जाती हैं चीज़ें। डिजीज़ जो होती है ना, शुरू में ये समझा जाता था, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि सुपर नेचुरल एक चीज़ है, शैतान डिजीज़ कॉज करता है, लोगों की परसेप्शंस ये थी। फिर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ आई, फिर और बहुत सारी थ्योरीज ऑफ डिजीज़ आई। लोगों का परस्पेक्शन रिलेटेड टू डिजीज़ चेंज होता गया। ठीक है, और उन्हें पता चला एट टुडे अब आज की दुनिया में आपको पता है कि लोगों को अवेयरनेस है कि डिजीज़ जो है वो कोई शैतानी अमल नहीं है, कोई बलाओं का अमल नहीं है। इट इज़ अ डिजीज़ इज़ समथिंग दैट इज़ कॉज्ड बाय अ पॉजिटिव फैक्टर। इसका कोई ना कोई पॉजिटिव फैक्टर होगा, कोई ऑर्गेनिज्म होगा, समथिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़। अब वो जो पॉजिटिव फैक्टर है वो किस तरह से डिजीज़ कॉज करता है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन में आ जाता है, या वो पॉजिटिव फैक्टर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग द डिजीज़। ठीक है, सो इसके अंदर वही सबसे पहले जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ आ जाती है, जिसमें बताया कि एक डिजीज़ एजेंट होगा, उसने एक अपने होस्ट को, अपने जो भी उसका डिजीज़ कॉजिंग पर्सन था, मैन है अगर ह्यूमन की बात की जाए, तो उसको उसने डिजीज़ कॉज की। 1-to-1 इंटरेक्शन है जर्म का विद द मैन टू कॉज द डिजीज़, दैट इज़ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। ठीक है, इसमें ड्रॉबैक ये था, लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ यही चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि अगर वो चीज़ होगी तो डिजीज़ होगी, अगर वो चीज़ नहीं है तो डिजीज़ नहीं होगी। इसमें मल्टीपल जो मजीद इसके अलावा फैक्टर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। दैट ऑल्सो एड्स टू द अकरेंस ऑफ द डिजीज़, वो चीज़ें ऐड नहीं की गई। सो ये इसकी शॉर्ट कमिंग थी। उसके बाद आया जी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है। ये डायग्राम ऑस्पी के अंदर आ जाती है, पूछेंगे ये क्या है, और यहाँ पर वो ये चीज़ें लेबल करने के लिए भी दे सकते हैं। सो ये आपने सुनना है। फिर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आया। एपिडेमियोलॉजी कहते हैं कॉजेशन को, कॉज को। जैसे इटियोलॉजी होती है ना कॉजेज, वैसे ही एपिडेमियोलॉजी होती है कॉज, उसके स्टैटिस्टिक्स, उसका रिलेशनशिप। थोड़ी वास्ट टर्म है एपिडेमियोलॉजी एज कम्पेयर टू इटियोलॉजी। अच्छा, इसकी भी आप लोग डेफिनेशन पढ़ोगे, पूरा चैप्टर एपिडेमियोलॉजी का। खैर फॉर नाउ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ये कहता है कि जो डिजीज़ है वो 3 चीज़ों के इंटरेक्शन की वजह से होती है। एजेंट, कॉजेटिव एजेंट, होस्ट जिसको डिजीज़ होनी है, और इन्वायरमेंट। इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। लेट सपोज, अब इसको एक मिसाल से मैं आपको समझाती हूँ, मुझे भी मेरे टीचर ने ऐसे ही समझाया था। वो कहते हैं कि अब एक रोड है, उस रोड के ऊपर ना वो रोड है और उस पर एक पर्सन जो है वो बाइक चला के आ रहा है।
और उसका उसने उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ और उसका एक्सीडेंट वहाँ पर हो जाता है। अब एक्सीडेंट हो जाना इस डिजीज़, एग्जाम्पलीफाई करें हम, ठीक है। अब वो जो मैन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है दैट इज़ होस्ट, और उसका हेलमेट ना पहनना इज़ एजेंट। अब रोज़ वो वहाँ से गुजरता है, रोज़ उसने हेलमेट नहीं पहना होता, बट रोज़ उसका एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत वो तेज़ स्पीड में आ रहा था, वो वाली इन्वायरमेंटल कंडीशंस रोज़ नहीं थी जो उस दिन थी जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। यानी कि उसने हेलमेट भी रोज़ नहीं पहना होता, वो खुद भी रोज़ वहाँ मौजूद होता है, स्टिल उसका एक्सीडेंट उस दिन हुआ है जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल थी। तो यानी ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर आप होस्ट को निकाल देंगे तो भी डिजीज़ नहीं हो सकती, एजेंट को निकाल देंगे तो भी नहीं हो सकती, इन्वायरमेंट को निकाल देंगे तो भी नहीं हो सकती। तो तीनों चीज़ों का इंटरेक्शन होगा तो डिजीज़ होगी, ठीक है। सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड में तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपसे पूछे तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड क्या है, तो इट इज़ अ ट्राइएड दैट शोज दैट द डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द एजेंट, होस्ट एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इससे थोड़ा एक एडवांस मॉडल है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएंगल। ट्राइएंगल में पूरा ये ट्राइएंगल होता है और इसके सेंटर में हम टाइम ऐड कर देते हैं कि वो वक्त भी वो वाला होगा जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ तो फिर ही एक्सीडेंट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। सो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएंगल में टाइम ऐड हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड है, एक ट्राइएंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी है, ठीक है। एक और होता है मॉडिफाइड ट्राइएंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी, उसमें हम ये जो होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट वाले जो पॉइंट्स हैं ना, इनको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। एजेंट में हम सिर्फ एजेंट नहीं रखते हम, ये तो जो ट्राइएंगल है ये सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए है ना, इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए जिसमें एक एजेंट होगा, उसमें फिर हम एजेंट की जगह पे पॉजिटिव फैक्टर्स लिख देते हैं। फिर उस ट्रायंगल के ज़रिए से हम लोग जो जो ऐसी डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, वो भी इंक्लूड हो जाएंगी, बिकॉज पॉजिटिव फैक्टर में भी स्मोकिंग है, वो कोई एजेंट नहीं है, वो कोई लिविंग एजेंट नहीं है, बट वो पॉजिटिव फैक्टर ज़रूर है। इसी तरह इन्वायरमेंट में हम मल्टीपल चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, और वो सारा वो फिर मॉडिफाइड ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी बन जाता है, ठीक है। वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, वो एक्सेल के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन। अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो आपकी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ थी, ये भी एक ही चीज़ पे फोकस करी थी कि एक एजेंट है, वो एक डिजीज़ कॉज कर रहा है, व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इट इज़ कॉजिंग द डिजीज़, और जब वो नहीं है तो डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है। बट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन एडिशन टू द एजेंट दैट कैन कॉज अ डिजीज़, तो उसको हम कहते हैं मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ सिंगल कॉज आइडिया को डिनोट करा था, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये सारी चीज़ें ना थ्योरी बेस्ड हैं, ये उन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है इस चीज़ की। अब हम देखते हैं, मेडिकल मैन आर लुकिंग बियॉन्ड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इनटू द टोटल लाइफ सिचुएशन ऑफ द पेशेंट एंड द कम्युनिटी, जो रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं, इन सर्च ऑफ मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिजीज। अब उसमें प्रेजेंट किया गया एडवांस्ड मॉडल ऑफ ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी, वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले कि हम लोग ट्रायंगल को मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, वो यहाँ पर लिखा हुआ, मुझे लगा कि वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ये वाला विच इज़ एडवांस मॉडल ऑफ ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो हमने पॉजिटिव फैक्टर्स कर दिया, एजेंट को, होस्ट को हमने सिर्फ एक होस्ट नहीं रखा, उसमें हमने ग्रुप्स, पॉपुलेशंस और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड कर दिया, और इन्वायरमेंट के अंदर हमने इन्वायरमेंट, बिहेवियर, कल्चर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल एलिमेंट्स, हर चीज़ को इंक्लूड कर दिया, और बीच में हमने रख दिया टाइम, ठीक है। अब ये जो एजेंट था वो डिनोट करा था सिंगल पॉजिटिव एजेंट को, यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर्स डिनोट करें एवरी फैक्टर दैट कैन लीड टू द डिजीज कॉजेशन, तो इसकी वजह से हम इसको मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन को इस बेसिस पर हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये इसका कोर कॉन्सेप्ट था। आपसे अगर एग्जाम में आएगा तो एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि एडवांस मॉडल ऑफ ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में हमने एजेंट को किससे रिप्लेस किया, हमने होस्ट को किससे रिप्लेस किया, ये इनमें सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा डिजीज़ को कौन सा मॉडल कवर करता है, तो वो ये वाला करता है। सबसे इनिशियली कौन सा आया था, तो वो ट्राइएड आया था। ट्राइएड में क्या चीज़ एब्सेंट थी, टाइम एब्सेंट था, तो इस तरह के इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद है जी वेब ऑफ कॉजेशन। अब ये तो था ना मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन, हमने बात कर ली कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, अब हम उसको एक वेब की फॉर्म में अगर डिनोट करेंगे ना मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन को, तो वो वेब ऑफ कॉजेशन बन जाएगा, ठीक है। जैसे अब मिसाल अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ ना, कि जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस को एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी कैन लीड टू डायबिटीज़ मेलाइटस, स्मोकिंग कैन लीड टू डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी कैन लीड टू डायबिटीज़ मेलाइटस, कॉन्जेनिटल इंसुलिन डेफिशिएंसी है, इट कैन लीड टू डायबिटीज़ मेलाइटस। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अब और ये भी एक चीज़ की तरफ नहीं लेके जा रही। अब ये ओबेसिटी इट कैन ऑल्सो लीड टू हाइपरटेंशन एज वेल। तो ये पूरा एक वेब, एक नेटवर्क बन गया, इसको हम कहते हैं वेब ऑफ कॉजेशन, ठीक। इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। अब ये एक साइंटिस्ट थे दो, उन्होंने अपनी बुक में इसको एक्सप्लेन किया। बुक का नाम था एपिडेमियोलॉजिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स।
ठीक है, इसमें उन्होंने वेब ऑफ कॉजेशन को एक्सप्लेन किया. वेब ऑफ कॉजेशन कंसिडर्स ऑल द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ एनी टाइप एंड देयर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप विद ईच अदर. ठीक है, उनके इंटर रिलेशनशिप. ये तो एक चीज़ मैंने बताई ना कि ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ कर रही हैं. अब यही ओबेसिटी हाइपरटेंशन भी कर रही है. डायबिटीज़ से भी हाइपरटेंशन हो रही है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से भी हाइपरटेंशन हो रही है. ठीक है, स्मोकिंग से लंग कैंसर भी हो रहा है, स्मोकिंग से ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है. सो जब हम इन सारी चीज़ों को मिला के एक सिनेरियो में देखेंगे, एक स्पेक्ट्रम में देखेंगे, तो दैट इज़ बेसिकली द वेब ऑफ कॉजेशन. ठीक, तो ये वेब ऑफ कॉजेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट था. The basic tenet of epidemiology is to study the clusters of causes and combinations of effects. एपिडेमियोलॉजी में हमारा मकसद ये है कि अब देखें, एक डिजीज़ की अगर आपको एक कॉज पता है और है असल में उसकी 10 कॉजेज़, आप उस एक कॉज को ट्रीट कर लें तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिजीज़ आपने 100% ख़त्म कर दी. अनटिल एंड अनलेस आप उसकी सारी 10 की 10 कॉजेज़ को नहीं पता कर लेते, उस सारी कॉजेज़ के अगेंस्ट ट्रीटमेंट नहीं बना लेते, आप उस डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते. सो ये हमारा एपिडेमियोलॉजी का एम है, बेसिक एम है कि हम लोग सारे कॉजेज़ को, कॉजेटिव फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें और फिर उनके लिए कंट्रोल मेजर्स को बताएं. और हमें एक पॉजिटिव फैक्टर अगर हमारे पास है, वाइस वर्सा इसी तरह अगर हम मल्टीपल एक डिजीज़ को लेके मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स उसके मालूम कर सकते हैं, तो हम एक पॉजिटिव फैक्टर्स को लेकर भी मल्टीपल उससे कौन कौन सी डिजीज़ हो रही हैं वो भी पता करेंगे थ्रू एपिडेमियोलॉजी. लाइक मैंने स्मोकिंग की बात की कि स्मोकिंग इट कैन लीड टू लंग कैंसर, इट कैन लीड टू ब्लैडर कैंसर, इट कैन लीड टू डिफरेंट GI डिजीजेज, इट कैन लीड टू डायबिटीज़, इट कैन लीड टू मतलब मल्टीपल काइंड ऑफ डिजीजेस. तो वो सारी भी एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम लोग कवर करते हैं. ठीक, तो उसके बाद है, द वेब ऑफ कॉजेशन डज नॉट इम्प्लाई दैट द डिजीज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड अनलेस ऑल द मल्टीपल कॉजेज और चेन्स ऑफ कॉजेशन और एटलीस्ट अ नंबर ऑफ देम आर अप्रोप्रिएटली कंट्रोल्ड और रिमूव्ड. ये वही एग्जैक्टली बात है जो मैंने अभी आपको सिंपल वर्ड्स में बताई. अच्छा, आपके एलओज में नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़. नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है. नेचुरल यानी विदाउट एनी आर्टिफिशियलनेस, विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ आवर. हिस्ट्री मतलब किस तरह से एक डिजीज़ डेवलप हुई फ्रॉम द पास्ट, और डिजीज़ की हम लोग बात करें तो बेसिकली नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि डिज़ीज़ ने किस तरह से अपने आप को एक्सपोज किया और किस तरह से वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरी विदाउट एनी इंटरवेंशन. यानी हमने कोई उसको रोकने के लिए ना प्रिवेंशन की, ना क्योर किया, ना कंट्रोल मेजर्स किए, और वो डिजीज़ हुई किसी पर्सन को पूरी, तो उसको हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ कहते हैं. इसकी डेफिनेशन से भी आपको समझ आ जाएगी. इट इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन एपिडेमियोलॉजी. इट सिग्निफाइज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पढ़ें. It signifies the way in which a disease evolves over time from the earliest stage of its pre-pathogenesis phase. यानी प्री पैथोजेनेसिस फेज है कि डिजीज़ मुआशरे में मौजूद है बट अभी तक वो किसी पर्सन को हुई नहीं है. ठीक है, उस टाइम से लेकर टू इट्स टर्मिनेशन एज रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ. किसी भी डिजीज़ के ना 3 ही आउटकम हो सकते हैं, या तो पर्सन उससे रिकवर हो जाए, या डिसेबल हो जाए, या उसकी डेथ हो जाए. तो इन तीनों चीज़ों के अगर टर्मिनेशन ऑफ डिजीज़ के लेवल फ्रॉम इट्स प्री पैथोजेनेसिस फेज से लेकर टर्मिनेशन के लेवल तक जो पूरी एक हिस्ट्री है डिजीज़ की, उसको हम कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ विदाउट एनी इंटरवेंशन इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन. ये कंप्लीट डेफिनेशन है इसकी, इसको नोट कर लें, इसको हाईलाइट कर लें, इसको जो जैसे भी याद रखना है, यू हैव टू लर्न. ठीक है, ये वाइवा के अंदर ऑस्पी स्टेशन के अंदर पूछ सकते हैं आपसे. ये इसकी पूरी डेफिनेशन है प्रिवेंशन तक. ठीक, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं. ईच डिजीज़ हैज़ इट्स ओन यूनिक नेचुरल हिस्ट्री विच इज़ नॉट नेसेसरीली द सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स. इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि हर डिजीज़ का हर इंडिविजुअल में सेम हिस्ट्री हो ये भी ज़रूरी नहीं है. सो मच सो एनी जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज़ नेसेसरीली आर्बिट्ररी. द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज़ बेस्ट एस्टैब्लिश्ड बाय कोहॉर्ट स्टडीज़. ये भी MCQ है कि हम कौन सी स्टडीज़ के ज़रिए से नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं. दैट इज़ कोहॉर्ट स्टडी. कोहॉर्ट स्टडी होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च जिसमें हम लोग कुछ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं दैट आर एक्सपोज टू अ पर्टिकुलर एजेंट. लाइक अगर लेट्स सपोज स्मोकिंग और लंग, हम देखना चाह रहे हैं कि स्मोकिंग लंग कैंसर कॉज करती है या नहीं करती, या हम देखना चाह रहे हैं कि ये वाला बैक्टीरिया ये वाली डिजीज़ करता है या नहीं करता. तो वी विल सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपोज टू दैट एजेंट, बी इट स्मोकिंग, बी इट दैट बैक्टीरिया. तो उसको एक्सपोज करेंगे, फिर हम उसको फॉलो करेंगे उन्हीं लोगों को, और दोज वर इनिशियली हेल्दी पीपल, अभी उनको कोई डिजीज़ नहीं है. फिर हम उनको फॉलो करेंगे फॉर 5 to 6 ईयर्स जब तक वो डिजीज़ वो डेवलप नहीं कर लेते, या एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक. फिर हम देखेंगे कि कितने लोग हैं उनमें से जिनको वो डिजीज़ हो गई है और किनको नहीं हुई, और फिर हम उन रिजल्ट्स की बेसिस पर बताएंगे कि हाँ स्मोकिंग इज़ द कॉज ऑफ लंग कैंसर और नॉट. वो फिर पूरी बायोस्टैटिस्टिक्स है, वी विल स्टडी इट लेटर. ठीक, तो ये चीज़ें थी आपकी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के बारे में. आपको इतना ही पता था, बाकी इसकी अभी हम आगे डिटेल पढ़ते हैं. इसकी 2 फेजेस होती हैं.
प्री पैथोजेनेसिस फेज और पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज होती है द प्रोसेस इन द इन्वायरमेंट, अभी वो अपने होस्ट के अंदर डिजीज एंटर नहीं हुई, उससे पहले पहले तक। पैथोजेनेसिस होती है द प्रोसेस इन मैन, ठीक है, जब वो आदमी के अंदर अपने होस्ट के अंदर आ गई, अब वो मल्टीप्लाई कर रही है, रेप्लिकेट कर रही है, लेटेंट फॉर्म में है, कैरियर फॉर्म में है, ट्रांसमिट हो रही है, वट एवर द प्रोसेस दैट इज अकरिंग इन द मैन, दैट इज पैथोजेनेसिस फेज। ठीक, सो ये इन्होंने बताया हुआ है जी, दिस इज़ अ वेब ऑफ कॉजेशन, जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी, कि जैसे इन्होंने चेंजेस इन लाइफस्टाइल का बताया है कि वो चेंजेस इन लाइफस्टाइल, abundance of food, lack of physical exercise, smoking, these are all lifestyle changes, और स्ट्रेस कैन ऑल्सो लीड टू स्मोकिंग और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। अब ये सारी चीज़ें क्या, abundance ऑफ फूड इनटेक बढ़ेगी तो ओबेसिटी होगी, वो हाइपरलिपिडीमियाज और कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस की तरफ ले जाएगी और उससे कोरोनरी इक्लूजन होगी। ऑन द अदर हैंड स्मोकिंग कैन ऑल्सो लीड टू दिस एंड स्ट्रेस और हाइपरटेंशन, और फिर उससे जो चेंजेस आएंगे वो भी इसमें लेके जा सकते हैं। फिर इसी तरह और फैक्टर्स भी हैं जो इधर आ सकते हैं। फिर स्मोकिंग ये भी कर रहा है, ओबेसिटी हाइपरटेंशन भी कर रही है, सो दैट एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो ये जो है ये हमारे पास है वेब ऑफ कॉजेशन। अब उसके बाद ये दिखाई हुई है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। अगर ये कर लेते हैं आप, यूएसपी में आ सकता है टेबल कि ये क्या डिनोट कर रहा है, क्या फेजेस होते हैं, किस फेज़ में क्या क्या होता है, तो ये डायग्राम अपने अच्छे से इसको कवर कर लेना है। ठीक।